हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव पर लगी मुहर। सरकारी अधिकारी को मिलेगा लैपटॉप। एनसीसी कैडेट को 150 रुपये भोजन भत्ता। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में 34 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कोयला मोड़ छोटा मोहनपुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पाकुड़ बाईपास के लिए 36 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नामकुम से डोरांडा तक 4 लेन सड़क बनेगी, जिसके लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गढ़वा मोड़ से डाल्टनगंज सड़क के लिए 86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। गुमला के खूंटी कोलेबिरा रोड के लिए 36 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पाकुड़ के विक्रमगंज पथ के लिए 61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। डॉक्टर संजय कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मांझी को सेवा से बर्खास्त किया गया है। वे जून 2017 से अनाधिकृत रूप से सेवा में नहीं थे। इसके साथ ही बैठक में पलामू पाइपलाइन सुविधा के लिए 456 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एनसीसी के कैडेट के भोजन भत्ता में वृद्धि की गई है। प्रतिदिन अब 150 रुपये का भोजन भत्ता मिलेगा। झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी के रूप में निबंधित होगा। देवघर के पालाजोरी मौजा ने 18 एकड़ जमीन ईसीएल चित्रा परियोजना को देने की मंजूरी। गिरिडीह के बोडो हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते 60 करोड़ रुपए की मंजूरी। मंगलवार की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके हिसाब से कुल 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। बोकारो के राधा गांव रेलवे स्टेशन पथ के लिए 34 करोड़ की मंजूरी दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा नए सिरे से भरे भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी। अदालत ने कहा कि इनकी नियुक्ति गलत अर्हता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अर्हता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते हैं, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी है और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया है। इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया गया। ट्रांसपोर्टर व बालू व्यवसायी गुरमीत सिंह सब्रवाल के घर व ऑफिस में ईडी की रेड, खंगाले दस्तावेज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मंगलवार को धनबाद में ट्रांसपोर्टर व बालू व्यवसायी गुरमीत सिंह सब्रवाल उर्फ गुन्नू सरदार के घर व ऑफिस में छापेमारी की है। ईडी की टीम उनके जोड़ा फाटक रोड स्थित आवास व सुपर बाजार बिल्डिंग स्थित कार्यालय में तलाशी ली। छापेमारी के दौरान गुन्नू सरदार मौके पर मौजूद नहीं थे। उनके पिता से ईडी की टीम द्वारा जानकारी ली जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 वर्ष पहले गुरमीत सिंह सब्रवाल हरियाणा शिफ्ट कर गए थे। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे ट्रांसपोर्टर व बालू व्यवसायी गुरमीत सिंह सब्रवाल उर्फ गुन्नू सरदार के आवास पर पहुंची। सुबह 9 बजे के करीब दफ्तर में तलाशी शुरू की। बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टर गुरमीत सिंह सब्रवाल उर्फ गुन्नू सरदार पिछले 2 वर्षों से हरियाणा शिफ्ट कर गए हैं। यहाँ उनके पिता लखमीर सिंह सब्रवाल रहते हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहाँ 5 जनवरी को ईडी के छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर झारखंड के धनबाद में छापेमारी हो रही है। झारखंड में 3000 पुलिस अफसरों का एक साथ होगा तबादला। झारखंड पुलिस में 3000 से अधिक जूनियर पुलिस अफसरों का तबादला 31 जनवरी तक पूरा कर लेना है। राज्य पुलिस में अब तक एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कभी तबादले नहीं हुए हैं। राज्य में एक ही जिले में 3 साल से जमे पुलिस अफसरों का तबादला चुनाव आयोग के आदेश पर होना है। ऐसे में इस आदेश के दायरे में साल 2018 बैच के 2000 से अधिक दरोगा के साथ साथ कुल 3000 से अधिक दरोगा व इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी शामिल है। इस हफ्ते तबादले को लेकर बोर्ड की बैठक भी होनी है। राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तबादलों की तैयारी
पूरी कर ली गई है। वैसे पुलिस पदाधिकारी जो सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, स्पेशल ब्रांच, एससीबी या जगुआर में है, उन्हें तबादले के दायरे के बाहर रखा जा सकता है। हालांकि इन ब्रांच में भी लंबे समय से पोस्टेड अफसरों को फील्ड में भेजा जा सकता है। राज्य में 3 साल से जमे डीएसपी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला होना है। राज्य में 3 साल से जमे डीएसपी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला होना है। वहीं डीएसपी रैंक में 93 नवप्रोन्नत हुए अफसरों की भी पोस्टिंग होनी है। 150 से अधिक डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग की जानी है। वहीं राज्य में तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का पद खाली है। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में राज्य के वैसे पदाधिकारियों का तबादला होना है जो एक ही जगहों पर 3 साल या उससे अधिक अवधि से जमे हैं। 30 जून 2024 को 3 साल पूरा होने की अवधि मानकर आयोग ने डेडलाइन तय की है। कई बार एक जगह पर लंबे समय से जमे पदाधिकारियों के द्वारा चुनाव प्रभावित करने की आशंका होती है। यही वजह है कि आयोग 3 साल या उससे अधिक अरसे से जमे अफसरों को हटाने का आदेश जारी कर चुका है। 31 जनवरी तक सारे तब्दीली कर लेने का आदेश आयोग ने दिया है। राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बाबूलाल बोले गांडे में उपचुनाव संभव नहीं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गांडे विधायक सरफराज अहमद को जबरन इस्तीफा दिलाया। अफरा तफरी के माहौल में विधायक दल की बैठक बुलाई। हमने पहले ही कहा था कि सरकार के कार्यकाल में 1 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में गांडे में उपचुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगेगी, ऐसे में बहुमुश्किल 8 महीने ही बचे हैं। हमने राज्यपाल से यही कहा कि गांडे में उपचुनाव नहीं होना चाहिए। वे निर्वाचन आयोग को चिट्ठी अग्रसित करे, विधि सम्मत निर्णय ले। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने राज्यपाल को झारखंड की ताज़ा सियासी हालात से अवगत कराया है। हमने राज्यपाल को बताया कि संवैधानिक या कानूनी दृष्टिकोण से झारखंड के गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव संभव नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में 1 साल से भी कम समय बचा है। यदि उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आदर्श आचार संहिता को जोड़ ले तो वह भी केवल 8 महीने का ही कार्यकाल रह जाता है। ऐसे में गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाकर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा कर दिए हैं। यह जनता को भ्रम में डालने का प्रयास लगता है। झारखंड में 10 घंटे तक ट्रक चालकों का तांडव, पुलिस पर पथराव, बसों में तोड़फोड़, बाल बाल बचे पूर्व सांसद विधायक। हिट एंड रन कानून के विरोध में पलामू जिले के छतरपुर में मंगलवार को ड्राइवरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस पर कई बार पथराव हुआ। पूर्व सांसद और विधायक अपने परिवार के साथ जाम में फंस गए। एम्बुलेंस तक को जाने का रास्ता नहीं दिया गया। इस रास्ते से स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे से 10 घंटे तक रोड जाम कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सड़क जाम कर रहे ड्राइवर नशे में थे। ड्राइवरों के हमले में पूर्व सांसद के 2 गार्ड घायल हो गए हैं। कम से कम 3 बार पुलिस वालों को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस पर हुए पथराव में कम से कम 4 जवान घायल हो गए हैं। इन ड्राइवरों ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए। उग्र ड्राइवरों के आगे पुलिस की एक न चली। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। संपादकों को धमकी मामले में योगेंद्र तिवारी को मिली जमानत। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी मामले में योगेंद्र तिवारी को जमानत मिल गई है। योगेंद्र तिवारी की आज सीआईडी की अदालत के विशेष न्यायाधीश के सामने पेशी हुई थी। कोर्ट ने बेल सेक्शन देखते हुए उन्हें जमानत दी है। हालांकि बेल बाउंड नहीं भरने की वजह से योगेंद्र तिवारी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 29 दिसंबर को प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक को होटवार जेल से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी दी गई थी। बताया जाता है कि योगेंद्र तिवारी पर ईडी की चार्जशीट से संबंधित खबरों का जिक्र करते हुए धमकी दी गई थी। प्रभात खबर ने इस सिलसिले में सदर
सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस की गंभीरता को देखते हुए मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था। सीआईडी मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में रांची के होटवार जेल में बंद है। ईडी ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें 11 कंपनियों का जिक्र है। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर कहा कि योगेंद्र तिवारी ने बालू और शराब के अवैध कारोबार से 14 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की है। मामले की छानबीन जारी है। इस बीच खबरें आई कि योगेंद्र तिवारी द्वारा जेल से भेजे गए शिकायती आवेदन पर खेलगांव पुलिस ने प्रभात खबर के मालिक, प्रधान संपादक और वरीय स्थानीय संपादक के खिलाफ केस दर्ज किया है। होमगार्ड संघ के सदस्यों ने नियुक्ति के लिए सरकार से लगाई गुहार। हजारीबाग में होमगार्ड संघ के सदस्यों ने नियुक्ति के लिए सरकार से गुहार लगाई है। संघ के सदस्यों ने कहा कि झारखंड सरकार की ओर से पत्रांक संख्या 1/2019 के माध्यम से होमगार्डों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसकी परीक्षा भी हुई, लेकिन सफल उम्मीदवारों को अब तक नियुक्त नहीं किया गया है। इससे उम्मीदवारों में आक्रोश है। वे नियुक्ति के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नियुक्ति नहीं मिलने से 1298 बेरोजगार युवा का भविष्य अधर में है। मामले में संघ के सदस्यों ने कहा कि होमगार्ड की नियुक्ति के लिए हजारों की संख्या में युवा बेरोजगारों ने परीक्षा दी। इसमें शारीरिक परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा भी ली गई। परीक्षा के बाद मेधा सूची का भी प्रकाशन किया गया, लेकिन सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। लगभग 3 साल से बेरोजगार युवा अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में उदासीनता अख्तियार कर रखी है। होमगार्ड संघ के अध्यक्ष रंजक सिंह और सचिव जीतू कुमार ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के लिए उन्होंने उपायुक्त से भी गुहार लगाई है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान 118 दिनों का धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। अब फिर से उग्र आंदोलन की तैयारी हो रही है। इसके लिए होमगार्ड परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवारों से गोलबंद होने की अपील की गई है। सभी से संपर्क किया जा रहा है। झारखंड में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा ईवीएम जागरूकता अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम एवं वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीईओ ने कहा कि हाल ही में कराए गए कैप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो जागरूकता का स्तर होना चाहिए वह अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला है। उन्होंने राज्य के मतदाताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों से भी अपील की है कि वे इस ईवीएम जागरूकता अभियान का न केवल व्यापक प्रचार प्रसार करें बल्कि सक्रिय सहभागिता भी निभाएं। के रवि कुमार ने बताया कि उक्त जागरूकता कैंप सभी जिलों एवं सभी अनुमंडलों के स्तर पर आयोजित किए जाने हैं। इतना ही नहीं, हर जिले के सभी बूथों पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन भी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान नागरिक को ईवीएम मशीन, मतदान प्रक्रिया, वीवीपैट आदि के बारे में विस्तार से व्यवहारिक जानकारी मिलेगी। 10,000 रुपये रिश्वत लेते खूंटी सदर थाने का एसआई श्रीकांत गिरफ्तार। एससीबी की टीम ने ऐसे किया गिरफ्तार। एससीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को झारखंड के खूंटी जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर थाने के एसआई श्रीकांत को एससीबी की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खूंटी सदर थाने के एसआई श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि खूंटी सदर थाने के एसआई श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़िता ने रिश्वत नहीं दी और रांची एससीबी की टीम से इसकी शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई कर एसआई को गिरफ्तार किया गया। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी बांट रही नकली अक्षत। हिंदुत्व का सम्मान नहीं करते मोदी झामुमो। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर बीजेपी द्वारा देश भर में अक्षत बांटा जा रहा है। अब इस पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। झामुमो द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया गया। जेएमएम का कहना है कि देश भर में बांटा जा रहा अक्षत नकली है। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी कभी भी हिंदू धर्म का पालन नहीं किए हैं। अपनी मां के श्राद्ध में उन्होंने अपने बाल तक नहीं कटवाए। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने नवनिर्मित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईजैक करने का आरोप लगाया है। मनोज पांडे ने कहा कि जो कार्यक्रम चल रहा वह नकली सनातन धर्मियों का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि नकली हिंदुओं के द्वारा कहीं से अक्षत उठाकर लाया गया है। उनके अक्षत की जरूरत हमें नहीं
नहीं है। जो अक्षत लोगों द्वारा दिया जा रहा वह नकली अक्षत है। मनोज पांडे ने कहा कि यह अक्षत कहां से आया है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर अगर अक्षत लेकर कोई उनके घर आएंगे तो क्या वे अक्षत लेंगे, इस पर उनका कहना था कि बिल्कुल इसे लिया जाएगा, क्योंकि अतिथि भगवान है, उन्हें भगाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को राहत, भूमि खरीद से जुड़े केस को रद्द करने का आदेश बरकरार। देवघर में जमीन खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार के द्वारा दाखिल एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने शीर्ष अदालत में पक्ष रखा। वहीं अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रहतोगी और ऋषि कुमार ने बहस की। दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। एसएलपी के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने देवघर में अनामिका गौतम के नाम से खरीदी गई जमीन के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया था। यह मामला देवघर की उस भूमि खरीद से जुड़ा है जिसमें विष्णुकांत झा ने आरोप लगाया था कि जिस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 19 करोड़ रुपए है उसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ रुपए में हुई है। निर्माणाधीन हॉस्पिटल के सिक्योरिटी मजदूर ने 2 बच्चों की मां को छेड़ा, आक्रोशित ग्रामीण धरना पर बैठे। जमशेदपुर के आदित्यपुर में 2 बच्चे की मां को छेड़ना एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल के सिक्योरिटी मजदूर को महंगा पड़ गया। पीड़िता का नाम बेहुला महतो है। महिला का आरोप है कि काम से लौटने के दौरान सिक्योरिटी गार्ड और 6 मजदूरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर जबरन छेड़छाड़ शुरू कर दी। हालांकि महिला ने विरोध कर शोर मचाया और सबको खदेड़ दिया। इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक अपराधियों की शिकायत नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। ग्रामीणों को समझाने एसडीएम पारुल सिंह मौके पर पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर गेट खोलने को तैयार नहीं थे। मामला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क के पास का है। यहां अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं के सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। ग्रामीण ने एसडीएम पारुल सिंह के समक्ष स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वे लोग गेट का प्रदर्शन जारी रखेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदित्यपुर थाना और गम्हरिया पुलिस दल बल के साथ मौके पर डटी हुई है। पड़ोसी राज्यों से सीटेट और टेट परीक्षा पास करने वाले निवासियों को झारखंड में मिलेगी नौकरी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने यह निर्देश यह देखते हुए किया कि झारखंड में कई वर्षों से सीटेट या टेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और राज्य को हर साल ऐसी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कानून में प्रावधान है कि हर साल टेट परीक्षा होनी चाहिए और पिछले कई वर्षों से उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए हमारी राय है कि न केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास सीटेट प्रमाण पत्र है और वे झारखंड के निवासी है, बल्कि वे अभ्यर्थी भी झारखंड के निवासी हैं जिनके पास अन्य योग्यताएं हैं और जिनके पास किसी पड़ोसी राज्य का राज्य टेट परीक्षा प्रमाण पत्र है। कुछ शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। खीरू महतो ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। 21 जनवरी को होने वाले नीतीश के दौरे की दी जानकारी। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की है। खीरू महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिहार के सीएम सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के 21 जनवरी 2024 को प्रस्तावित झारखंड दौरे की जानकारी दी। इस दौरान दोनों नेताओं की भी झारखंड में जारी विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेडीयू के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पिछले साल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड का दौरा किया था तब उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। मिशन 2024 के मद्देनजर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा झारखंड से शुरू करने जा रहे हैं। 21 जनवरी को नीतीश झारखंड के रामगढ़ आएंगे। इस दौरान
जौहर नीतीश नाम से उनकी पहली रैली रामगढ़ में होगी। रामगढ़ के बस स्टैंड के पास सिद्धू कानू मैदान में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड जेएनयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार के दौरे के लिए रामगढ़ को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां जेएनयू की पुरानी पकड़ है। इस दौरान हमारी कोशिश होगी कि हम रामगढ़ के पांचों प्रमंडल में उनकी सभा करा सके। सभा को तैयारियों और इसे सफल बनाने के लिए जेएनयू नेता मधुकर सिंह को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाएगा। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम को लेकर 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर चलेगा महाअभियान। ये है तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनूठी पहल सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ के व्यापक एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए 11 जनवरी की सुबह सभी जिलों में स्कूल आते हुए बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीर या वीडियो हैशटैग सिटी बचाओ को टैग करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इस सोशल मीडिया महाअभियान में राज्य के प्रत्येक जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, अभिभावक आदि अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। इस महाअभियान में समाज के प्रबुद्ध जन, मुखिया, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा सरस्वती वाहिनी के सदस्य एवं माता समिति की सदस्य भी इसमें शामिल होंगी। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान को लेकर मंगलवार को शिक्षा सचिव के रवि कुमार के निर्देशानुसार विभिन्न जिलों में 11 जनवरी 2024 के सोशल मीडिया महाअभियान को देखते हुए अहम बैठक की गई है। इसमें सभी जिला के सभी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही 11 जनवरी के दिन इस महाअभियान की व्यापक सफलता को लेकर पदाधिकारियों को ब्लॉक स्तर तक हर विद्यालय में पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। नकेल की तैयारी में हेमंत सरकार एजेंसी के समन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे, पदाधिकारी पहले विभाग को बताएंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब केंद्रीय एजेंसियों पर नकल कसने की तैयारी में है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस आशय का अहम फैसला लिया गया है। दरअसल अब केंद्रीय एजेंसी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर होने से पहले पदाधिकारियों को संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को सूचित करना होगा। इसके बाद कैबिनेट तय करेगा कि हाजिर होना है या नहीं। हेमंत सरकार के इस फैसले को ईडी सहित अन्य एजेंसियों पर नकल कसने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि झारखंड में फिलहाल ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसी की लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी झारखंड में मनरेगा, खनन और जमीन घोटाले की जांच कर रही है। इस आशय के लिए जारी पत्र में सरकार ने कहा कि हमारे संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं जबकि राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार को सूचित किए बिना पदाधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। कई बार एजेंसियां सरकारी दस्तावेज या अभिलेखों की मांग भी करती है। पदाधिकारी अपने वरीय अधिकारी या विभागीय प्रधान सचिव निर्देशक को सूचित किए बिना ही सरकारी दस्तावेज या अभिलेख एजेंसी को सौंप देते हैं, जो नियमानुकूल नहीं है। इससे संबंधित विभाग में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, सरकारी काम बाधित होता है। इसकी संभावना भी रहती है कि जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह अपूर्ण या असंगत हो या तालमेल को भी प्रभावित करता है। ऐसे में एक निश्चित प्रक्रिया की जरूरत है। हेमंत सरकार ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो एसीबी है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का है। अब विधि सम्मत कार्रवाई में सहयोग के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को राज्य सरकार नोडल विभाग नामित किया जाना चाहिए। अब किसी पदाधिकारी को समन होता है तो वे विभागीय प्रधान को सूचित करेंगे। विभागीय प्रधान नोडल विभाग को इसकी जानकारी देंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग विधिक परामर्श करेंगे। इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। इसके बाद एजेंसी को जांच में सहयोग करेंगे।
मोदी लहर में भी कैसे दुमका में अजय रहे शिबू सोरेन, इस बार किसका पल्ला भारी। दुमका लोकसभा सीट की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अवैध किला रहा है, दुमका जहां से देशोम गुरु शिबू सोरेन 8 बार सांसद बने हैं, वहीं दुमका जहां शिबू सोरेन ने लगातार 4 बार चुनाव जीता है। दुमका को झारखंड की सियासत के दो दिग्गजों बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन की दिलचस्प भिड़ंत का गवाह रहा है। दुमका जहां शिबू सोरेन 2019 में हारे भी तो उस सुनील सोरेन से जिनको उन्होंने ही सियासत का कहकरा सिखाया था। झारखंड के खिलाड़ियों ने रिंग बॉल में लहराया परचम, महिला टीम ने हासिल किया गोल्ड। 10वीं सीनियर रिंग बॉल टूर्नामेंट का आयोजन हरियाणा में संपन्न हो गया। इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने परचम लहराया। रिंग बॉल महिला वर्ग की टीम ने फाइनल में अपनी जीत दर्ज करते हुए गोल्ड कप हासिल किया। वहीं रिंग बॉल पुरुष वर्ग की टीम ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की है और सिल्वर कप हासिल किया है। बताते चले कि टूर्नामेंट का आयोजन हरियाणा के अलग अलग शहरों में किया गया था। झारखंड पुरुष वर्ग टीम ने कुल 9 मैचों में अपनी जीत दर्ज की है। साथ ही हरियाणा से फाइनल में 32-21 से शिकस्त मिलने के बाद सिल्वर कप हासिल किया। झारखंड पुरुष वर्ग टीम ने आशीष कुमार महतो की कप्तानी में अपना जौहर दिखाया। वहीं महिला टीम की कप्तान रूमा कुमारी थी। झारखंड महिला वर्ग की टीम ने उत्तर प्रदेश को फाइनल में 16-2 से हराकर गोल्ड कप को हासिल किया है। 4,473 मरीजों पर महज एक डॉक्टर, कैसे स्वस्थ रहेगा झारखंड। झारखंड में डॉक्टर और नर्स की उपलब्धता की स्थिति बेहद खराब है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में 4,473 लोगों पर एक डॉक्टर ही मौजूद है। पड़ोसी राज्यों के हालात झारखंड से बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1,1000 की गोल्डन फिनिशिंग लाइन देश के 2018 में ही हासिल कर ली है। 12 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने देश में डॉक्टर और नर्सों की उपलब्धता को लेकर विस्तृत रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की थी, जिसमें उन्होंने जून 2022 तक मान्यता प्राप्त चिकित्सक योग्यता रखने वाले और राज्य चिकित्सक पार्षदों, राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग में पंजीकृत डॉक्टरों के साथ साथ 31 दिसंबर 2022 तक प्रशिक्षित नर्सों का पूरा ब्यौरा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार मेडिकल काउंसिल में जहां 48,192 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड है, झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या 7,374 है। लास्ट जनगणना के आधार पर ही देखा जाए तो देश में जहां 925 लोगों पर एक चिकित्सक है, वहीं झारखंड में यह अनुपात 4,473 लोगों पर एक डॉक्टर है। नर्सों के मामले में भी झारखंड की स्थिति खराब है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।